अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आलमी हालात हादरा देखिए, अभी जंग का समा है, तो अभी जो है यूट्यूब भी जो है ज़्यादा सख्त पॉलिसी बना रहा है। कल मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उन्होंने जो है कहा कि ये कम्युनिटी गाइडेंस वायलेट हो रहा है, लिहाजा उसको रिमूव कर दिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं, तो आप लोग मेरे जो है व्हाट्सअप ग्रुप का मेंबर बन जाइए। 7756942595 इस पर आप मैसेज कीजिए और आपको 300 रुपया मंथली पेड करना है, तब जाकर के मेंबर बनेंगे, और 10 रुपये के रोज़ के लिहाज से। और अगर नहीं तो फिर जब तक चल रहा है, और नहीं तो मैं ख़ास तौर से अपने स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा, उसके लिए आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स में महारत हासिल करना, आगे बढ़ना, तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो कोई मसला नहीं है। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए, तो कल जहाँ तक हम लोग ये किए थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं अपडेट दे देता हूँ कि अभी दोनों के खूब लड़ाई शुरू है। रात बहुत बमबारी किया अमेरिका इसराइल ने ईरान पे, तेहरान पे, और ईरान ने भी 3 घंटा मुसलसल जो है बमबारी किया, मिसाइल दागे तेल अवीव पे। अब ईरान तो जो है कैजुअल्टी वगैरह बता भी दे रहा है कि 10,000 साइट पर जो है इन लोगों ने 12 दिन में अटैक किया है। आज 12वां दिन है, लेकिन ये इसराइल को तो इतनी मार पड़ गई है कि वो जो दिखाने के लायक भी नहीं है। वो जो जर्नलिस्टों को अलाउ ही नहीं कर रहा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ रहा। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी जंग जारी है सारी है, और इधर से अमेरिका की तरफ से सॉफ्ट जो है ऑफ़र आ रहा है कि आप चलो, हम जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर लिए हैं, लेकिन ये है कि जो सबसे बड़ा गोल था वो नहीं हो पाया, यानी रिजीम चेंज नहीं हो पाया, तो लिहाजा उसका जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी न तबाह हो पाया, मिसाइल सिस्टम नहीं तबाह होया, मिसाइल सिटी नहीं तबाह हो पाया, ऑयल पे कब्जा नहीं हो पाया, तो बाद में देखेंगे। और इन लोगों का ये खासियत ये है कि ये लोग जो है कोई भी मामला छेड़ देते हैं, देखते नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है उसको रख देते हैं। फिर उस पर प्लानिंग बनाते रहते हैं कि आखिर सामने वाले में क्या चीज़ थी, हमारे अंदर क्या कमी थी, उसको कैसे जो वीक किया जा सकता है, अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। अब फिर मज़ीद तैयारी के साथ जाते हैं। जैसे आप देखें सद्दाम हुसैन को जो है गल्फ़ वॉर जो है 1991 ही में किया था, लेकिन उस वक्त जो है पूरा ख़त्म नहीं किया, फिर 12-13 साल जो है इंतज़ार किया, अब फिर 2003 में जो है फिर तैयारी के साथ आया और फिर हमला करके ख़त्म किया। तो बुश बाप जो है शुरू किया था, अब बेटा ने ख़त्म किया उसको। तो इस तरह का इन लोगों का मामला रहता है। तो ये मत समझिए कि मामला मुसलमान क्या एक मतलब जीत करके वो 10 साल तक जो है जश्न ही मनाते रहेंगे, आगे प्लानिंग नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब यह है कि हम आगे बढ़ाते हैं कि कल मैं आप लोगों को बताया था कि फ्रांस और यूके, इन लोगों को याद है कि हम लोगों का जो सुपर पावर का ताज है ये इन्हीं ने, अमेरिका ने ही छीना था। अगर ये सुइस कैनाल वाली जंग में 1956 में जो जंग हुई थी, अगर उसमें ये साथ दे दिया होता तो हम लोगों का जवाल नहीं होता। लेकिन अमेरिका ने कहा कि भाई तुम लोगों का टाइम हो गया है, अब हमारा और यूएसएसआर का टाइम है, देखते हैं कौन है। उसमें बिलाखिर अमेरिका जीत गया। तो अब वो याद है, तो देखिए इमैनुअल मैक्रोन का कल मैं बताया कि याद है, तो उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। इन लोगों की दोगली पॉलिसी भी आप देखिए यूरोप वालों की, रशिया से सबको मना करते, तेल नहीं खरीदना, गैस नहीं खरीदना, और आर्कटिक रीजन का जितना भी गैस है वो सब यूरोप वाले खरीदे हैं, रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये तो अलग बात हो गई। मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि फ्रांस और अमेरिका में किस कदर तलखी है कि अभी जो है यहाँ पर ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल तो थोड़ी देर के लिए कम हुआ था, फिर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है थोड़ा इशारा दिया कि हम जंग बंदी चाहते हैं, तो लगा कि जो है जंग बंद हो जाएगी तो तेल की कीमत गिरने लगी। लेकिन ईरान ने फिर जो है हमला शुरू कर दिया, तो फिर लगा कि अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो ऑयल की कीमत जो है, जो समझिए कि $75 पर बैरल था, ये बढ़ के 120 तक पहुंच गया था। तो इन लोगों के कान खड़े होने शुरू हो गए, ये लोग बैठना शुरू हुआ। तो सारा दबाव आ रहा था अमेरिका पे कि तुम ही ने स्टार्ट किया, तुम ही ने स्टार्ट किया, तुम ही पूरी दुनिया के गार्जियन हो, कुछ करो कुछ करो। तो इन लोगों की एक एलीट ग्रुप है G7।
तो इन लोगों की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई, एनर्जी मिनिस्टरों की। तो इस बार जो G7 की प्रेसिडेंसी जो है फ्रांस के पास है। तो इसमें यह कहा गया कि चलिए कम से कम 3-4 दिन के लिए तो कुछ कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहां से तो तेल निकलने ही नहीं दे रहा ईरान। तो इसमें भी देखिएगा कि दोगली पॉलिसी है इन लोगों की। ईरान जो है किसी को ये नहीं है कि यहाँ पर पूरा जो है गेट लगाकर जाम कर दिया है, ये नहीं। ईरान कह रहा है कि यहाँ से निकलोगे तो खतरा हो सकता है, हम अटैक करते हैं, अब अपने जो रिस्क पे जाना तो जाओ। तो जो भी जो शिप है उसको जो इंश्योरेंस चाहिए, तो ये 7 बड़ी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती हैं। वो 7 कंपनियां हाथ उठा दी हैं कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, वॉर इंश्योरेंस। ये 7 जो है यूरोप और अमेरिका की कंपनियां। तो ये लोग जो है शिप वाले को जो है और इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे, फिर हमारा जहाज को अगर ईरान ने डुबो दिया तब क्या होगा। तो असल में हिम्मत ये लोग नहीं दिखा पा रहे, ऐसा नहीं कि गेट लगा के मना कर दिया। तो ये बात भी समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये मामला हुआ, इन लोगों के डिस्कशन ये हो रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो मार्केट को थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएट करते हैं। ऑयल का शॉर्टेज हो गया है तो ऑयल पंप कर देते हैं। ऑयल कहाँ से लाएंगे, तो ये जितने भी ममालिक है बड़े बड़े, वो सब जो है रिजर्व ऑयल भी रखते हैं इमरजेंसी के लिए, इसी तरह के दिनों के लिए। तो फ्रांस के पास भी रिजर्व है, अमेरिका के पास भी है, जापान के पास भी है, यूके के पास भी है। तो भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा रिलीज कर दो। तो कितना रिलीज करो, तो 4 दिन के लिए कम से कम कर दो। तो दुनिया में समझ जाइए कि 100 मिलियन जो है बैरल वो रोज़ाना खपत है पूरी दुनिया में। तो कहा कि कम से कम जो है 400 मिलियन बैरल जो है हम लोग रिलीज करते हैं, जो हम लोगों के पास रिजर्व में रखा हुआ है, सब मिल करके, 7 लोग मिल करके, 7 कंट्री मिल करके। तो कम से कम 4 दिन के लिए ये मामला हो जाएगा, तो फिर जंग के रोकने की कोशिश करेंगे, कम से कम फौरी राहत तो हो जाए। जैसे कोई बहुत दर्द से परेशान रहता था, कम से कम पहले पेन किलर दे दो, फिर देखा जाएगा। तो कहा हाँ ये हो जाए, इसके लिए ये लोग मीटिंग करने बैठे थे, फ्रांस ने ब्लॉक कर दिया उसको, कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, अभी टाइम नहीं आया। यानी अमेरिका थोड़ा प्रेशर तुम झेलो। और 3 और ममालिक से जो कह रहे थे कि नहीं, स्प्लिट हो गया था, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंसी इसके पास है। तो ये मैं आप लोगों को बताया कि ये अंदरूनी जो है इन लोगों की कोल्ड वॉर जारी है सारी। अभी जो ये लोग जो है वॉर हेड ले लेकर के आ रहे हैं सब लोग, नेवी का, वो सब अमेरिका के क्लास से चिढ़ा रहे हैं कि देखो आप, तुम वादा किए थे अरबों को कि हम तुमको सेफ्टी देंगे, बचाएंगे, तुमसे नहीं हो पा रहा। तो बेचारे मार खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब चिल्ला रहे हैं तो ये समझिए कि एक तरफ माँ है एक तरफ बाप है, अब दोनों मार रहे हैं मिल करके, दोनों की लड़ाई है। तो अब मैं जो है क्या कर सकता, बचाने आ गया हूँ। तब वो जो है ये बचाने आना जो है ये अमेरिका के सिक्योरिटी पे सवाल है, उसकी कैपेबिलिटी भी सवाल है। क्योंकि इन लोगों का जो है सिक्योरिटी माहिदा कब हुआ था, ये समझिए कि 1973 में जो है जब ऑयल एम्बार्गो लगा था यौम कपूर वॉर में जो है ये हुआ था कि अमेरिका ने भरपूर साथ दे दिया था इजराइल का। ये समझिए कि 1967 की जंग के बाद जो है मोसाद और CIA में जो है दोस्ती हुई थी। इन दोनों ने मिल करके प्लानिंग किया था कि मिडिल ईस्ट को जो है अपने कब्जे में रखना है। तो मिडिल ईस्ट में जो है इजराइल है, तो उसको जो है पावरफुल करेंगे, और वो दोनों मिल करके जो है यहाँ पर ही करेंगे। तो 1973 में इसी वजह से जो है अमेरिका ने फुल सपोर्ट के साथ आया। तो फुल सपोर्ट के साथ आया तो शाह फैसल ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला हुआ, यानी 73 से शुरू करके 74 तक मामला चला, 73 के आखिरी महीनों से और 74 के शुरू महीने तक। तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक दोस्त और एक दुश्मन। तो दोस्त के साथ जो है उन लोगों ने मुआहदा वगैरह किया। मुआहदा ये किया कि देखिए आप सिर्फ एक काम कर दीजिए। अब वो काम क्या करना है कि आप जो है एक वादा कर दीजिए हमसे कि आप पेट्रोल गैस जो भी आपके पास वो डॉलर में बेचेंगे, दूसरी करेंसी में नहीं बेचेंगे।
इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर। तो इन लोगों ने कहा बदले में आप क्या देंगे हमें? तो बदले में हम आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि आपके पास दौलत है तो कोई भी हमला करेगा, चोरी करने आएगा, डकैती करने आएगा, मारेगा, छीनेगा, तो सेफ्टी। तो यहाँ से जो है जिन लोगों ने जो है बादल नाखास्ताही सही मान लिए तो उससे दोस्ती हो गई, और जिन लोगों ने कहा कि नहीं तुम इजराइल के साथी हो, तुम पे हम दोस्ती के हाथ बढ़ा ही नहीं सकते, तो उसको कहा गया कि इनको क्रश कर दिया जाएगा। तो उसी वक्त इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि 6 ममालिक ऐसे हैं जिसको जो है जो भी हॉस्टाइल है उसको क्रश कर दिया जाए। तो उस वक्त 6 ममालिक थे जो हॉस्टाइल थे, तो उसको जो है हेड लिस्ट में डाल दिया गया कि इनको सफ़े हस्ती से मिटा देना है। उसमें से समझिए कि इराक का सद्दाम हुसैन, सीरिया का जो है बशार अल असद का बाप जो है हाफिजुल असद, लेबनान को जो है क्रश कर देना है, और फिर जो है इजिप्ट ने दोस्ती कर लिया था, सऊदी ने भी दोस्ती कर लिया था, लीबिया का मुअम्मर कज़ाफ़ी, सूडान का जो है मोहम्मद अल बशीर, सोमालिया का जो है, ये 6 ममालिक को हेड लिस्ट में बना दिया। और जब ईरान में इनकलाब आया 1979 में, तो ये भी हेड लिस्ट में आ गया 7 ममालिक कि इनको क्रश कर देना है, अब बकिया इनको दोस्ती के ज़रिए से जकड़ के रखना है, लेकिन इनसे फ़ायदा लेते रहना है। वो क्या कि इन पर तलवार लटका के रखना है कि डॉलर को आप अपनी मर्जी से जिस करेंसी में चाहें उसमें नहीं बेच सकते, हमारी करेंसी में बेचनी होगी, यानी डॉलर में आपको पेट्रोल बेचना है। तो ये लोग मान गए, तो जो मान गए वो दोस्त बन गए, जो नहीं माने वो दुश्मन हो गए। तो देख लीजिए सबको क्रश कर दिया, इराक को सद्दाम हुसैन को क्रश कर दिया, सीरिया को क्रश कर दिया, लेबनान को तबाह कर दिया, लेबनान को, लीबिया को, सीरिया को, सूडान को, सोमालिया को। अब ये आखिरी चट्टान जो है ये ईरान बचा है। तो इस एंगल से आप देखिए कि आखिरी चट्टान बचेगा या नहीं बचेगा। और दूसरी बात ये है यहीं पर आप देख लीजिए कि अमेरिका के जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट भी आया। पहले जो है वो डॉलर जो छापता था तो उसके बैकिंग में जो है गोल्ड को रखता था कि ये जो है जितना का डॉलर हम आपसे ले रहे हैं तो समझिए कि आप का जो है हमारे पास सोना जमा है, जिस रोज़ आप चाहेंगे तो ये जो है डॉलर आप हमारे हवाले कीजिए और सोना हम आपको बदले में दे देंगे। यानी हमारे पास जितना सोना है उतना ही हम डॉलर छाप रहे हैं, और कल होकर के आप डॉलर लाइए, सोना ले जाइए। तो ये समझ जाइए कि 1974 वगैरह में फ्रांस ने कहा कि भाई ये खाली बोलता है या करेगा भी ऐसा। तो ये इसने मांगा अपना सोना कि ला ये डॉलर पकड़ो और हमारा सोना दो। अमेरिका ने मना कर दिया कि नहीं नहीं वो भूल जाओ उस डॉलर के पीछे कोई सोना होना नहीं। तो अब डॉलर तो एक कागज हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बहुत जल्दी से चालाकी से आकर के इसको पेट्रोल के साथ जोड़ दिया कि नहीं ये तो नागुज़ीर है, सोना से भी ज़्यादा नागुज़ीर बना दिया कि अगर आपको तेल चाहिए तो डॉलर चाहिए ही चाहिए आपके पास। सोना तो आप चाहें तो रखें, चाहें तो ना रखें, जेवरात के तौर पे इस्तेमाल करें, कुछ करें, मेटल है, कीमती है, लेकिन डॉलर तो आपको तेल के लिए चाहिए ही चाहिए। बगैर डॉलर का आप जो है तेल खरीद ही नहीं सकते। तो इस वजह से इसकी अहमियत बढ़ा दी है। अब उसके बाद वो मनमाने तरीके से छापना शुरू कर दिया, मनमाने तरीके से जितना चाहो छापते चले जाओ। तो ये आप समझ लीजिए, इसको बोलते पेट्रो डॉलर। अब अभी मामला ये हो गया कि अमेरिका ने थोड़ा गलती कर दिया है। कल जो मैं बताया था वो जहन में आप रखिए। उसके बाद जो दो बड़ी गलती कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो क्या है कि इराक वगैरह में जो भी किया था तो वहाँ पे क्या था, यूनाइटेड नेशन से इजाज़त लेके किया था। वहाँ पे सही गलत जो भी दलील रखा, लेकिन रखा तो सही, बाद में पता चला कि वो दलील गलत है, तो वहाँ से इजाज़त थी। इस बार जो है यूनाइटेड नेशन को कुछ पूछने ही नहीं गया कि ईरान पर हम हमला करने क्यों जा रहे हैं। तो लिहाजा आया, क्योंकि उसको मालूम था वहाँ जाएंगे पूछने के लिए तो रशिया चाइना बैठा वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा ठीक है, यूनाइटेड नेशन से नहीं पूछे तो कम से कम अपने मुल्क के कांग्रेस पार्लियामेंट से तो पूछ लेते। लेकिन ये इतना एरोगेंट था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि अपने मुल्क के जो है कांग्रेस से भी नहीं पूछा, और अपना अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये कूद पड़ा
कि ये तो 2-4 दिन का मामला है और वेनेजुएला टाइप का मामला करके निकल लेंगे, इसको क्या मालूम था यहाँ आके फंस जाएंगे। तो ये मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत है कि एक तो इंटरनेशनल लोगों से पूछता नहीं है, तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई तो आप तो कोई पूछे ही नहीं, सुबह उठे आके हमला करना शुरू कर दिया इतने बड़े मुल्क पे, और ना अपने मुल्क में भी वो मुंह दिखाने के लायक है क्योंकि कांग्रेस से नहीं पूछे। तो ये बड़ी मुसीबत है। अब इन लोगों का जो है इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तो एक तो ये है कि इजराइल जो है एप्स्टीन फाइल का मामला है, दबाव डाल रहा है, तो उस लिहाज से ये कल जो मैं बताया था वो सब बात अपनी जगह पर रखी। यहाँ पर इन लोगों की एक प्लानिंग ये चल रही है कि देखो भाई हम लोगों पे कर्जा वगैरह बहुत हो गया है, इसको उतारा जाए, कैसे उतारा जाए? ये समझिए कि 37 ट्रिलियन का कर्जा है, और जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया है कह रहा कि ये कर्जा तो चुकने वाला नहीं है। इसके लिए उसने ट्राई करके भी देख लिया, और ये मार्च 2026 में 38 ट्रिलियन हो जाएगा। इकोनॉमी 36 ट्रिलियन है और कर्जा 38 ट्रिलियन है। तो अब थोड़ा बहुत रहता तो आदमी संभाल लेता, लेकिन इतना ज़्यादा। अब इसमें क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2 काम करके देख लिया है कि भाई कर्जा उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा। कर्जा कब होता है? जब आमदनी 98 या खर्चा रुपया होता है। अगर आपके जो है 38 ट्रिलियन है और 38 ट्रिलियन अगर आपकी आमदनी भी रहे तो कोई मसला नहीं है, जितनी आमदनी उतना कर्जा है। लेकिन अगर आपकी आमदनी कम है, कर्जा ज़्यादा है, तो कर्जा फिर बढ़ता ही चला जाएगा, फिर कर्जा अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि आप चरमरा जाएंगे, जो सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद टॉप प्रायोरिटी पे इसी को रखा कि इस कर्जा को अदा करना है। अब कर्जा अदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ही काम होगा, या तो आप आमदनी बढ़ा लीजिए या फिर आप खर्चा कम कर लीजिए, तभी तो बकिया जो कर्जा है वो अदा होगा ना। अगर आप जो है 100 रुपया कमाते हैं और आपके जो है 102 रुपया खर्च है, तो हर साल 2-2 रुपया कर्ज बढ़ता जाएगा ना, कर्ज में इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो अब अगर इस तरह का मामला है तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे भाई या तो ये आमदनी बढ़ा लो, 100 को 105 कर लो, तो फिर 3-3 रुपया जो है अदा करते चले जाएंगे आप, तो कर्जा कम होगा। या नहीं तो अगर इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, ये हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है, तो आप खर्चा कम कर लीजिए, 102 के बजाय जो है इसको 95 पे ले आइए, तब भी 3 रुपया 5 रुपया बचेगा आपका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों काम करके देख लिया। मुल्क के पास पैसा कहाँ से आता? खर्चा कम करने से। और डॉज वगैरह जो बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एलॉन मस्क वगैरह के ज़रिए से, तो उसमें तो देख लीजिए कि उसका कबाड़ा निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उसमें जितने ऑफिस वगैरह खोले उसका ही ज़्यादा कीमत आ गई, कॉस्ट आ गया। तो ये खर्चा कम करने वाला मामला था, वो बिल्कुल ही नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो ये भी फार्मूला फेल हो गया कि खर्चा कम कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर कहा कि आमदनी बढ़ा लेते हैं। मुल्क को आमदनी कैसे होती है? टैक्स के ज़रिए से। टैक्स बढ़ाने के लिए जो है वो डायरेक्ट तरीके से टैक्स बढ़ाता तो पूरे आवाम, अमेरिका की जनता जो सड़कों पर आ जाती। तो उसने जो है इनडायरेक्ट चोर दरवाज़ा तलाशा टैरिफ के ज़रिए से। टैरिफ भी क्या है? मुल्क पे ही टैक्स है ना भाई। एक कलम है 5 रुपये में कोई ला के बेचता है, आप बोलेंगे नहीं पहले बेचने के रुपये $1 दो, तो कहेगा अच्छा $6 में हम बेचेंगे। तो ये $6 पे कौन कर रहा है? वो अमेरिकन जनता ही पे कर रही है। तो वो उस हिसाब से जो है वो लाया कि पब्लिक से जो है डायरेक्ट टैक्स नहीं लेंगे, टैरिफ के नाम पर टैक्स लेंगे। लेकिन वो भी जो है फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया। तो अब ये दोनों फार्मूला अमेरिका का जो है फेल हो गया, ना खर्चा कम कर पाया और ना आमदनी बढ़ा पाया, टैक्स बढ़ा पाया। अब ये जो है ये जो कर्ज है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और एक मरतबा आएगा कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसके लिए इन लोगों ने एक चोर दरवाज़ा निकाला है। ये थ्योरी है, अब इसको आप समझिए या नहीं समझिए, कोई मसला नहीं है, मानिए या नहीं मानिए। इन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस हल्का सा इशारा दे दे रहा हूँ, फिर आप रंग भर सकते हैं, और नहीं अच्छा समझ में आए तो छोड़ भी सकते हैं। इन लोगों का मानना यह है कि हम लोगों का अब एक ही ये है कि हमारा जो कर्जा है वो किस में है? डॉलर में।
तो डॉलर को डीवैल्यू करके हम पेमेंट कर सकते हैं। 36 ट्रिलियन है ना, तो ये अभी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिहाज से इसको चुकाना बहुत मुश्किल है। अगर इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो फिर जो है हम आसानी से कर्जा अदा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाने की कोशिश किया है कि हम लोग जो है एक नई करेंसी ही इजाद कर देंगे डॉलर की जगह पे। अब ये पेपर करेंसी है, अब ये पेपर करेंसी की जगह पे कोई नई पेपर करेंसी लेकर के आएंगे तो यकीनी बात है लोग कहेंगे ये क्या मामला हुआ, डॉलर में क्या खराबी हो गई जो आप पेपर करेंसी लाएं। तो इस लिहाज से इन लोगों ने कोशिश किया है कि डॉलर को जो है पेपर करेंसी को डिजिटल करेंसी से जो है रिप्लेस कर देंगे। ये बिटकॉइन है, ये है, वो है, जो भी है, और उसको जो है वैल्यू खूब देंगे, उसको हवा खूब देंगे। जैसे अभी क्या है, अभी इंडिया में आप देखिए कैश को जो है कम अहमियत दो और डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा दो, और उससे नहीं होता तो कम से कम लेस कैश करो, कैशलेस नहीं तो लेस कैश की तरफ कम से कम जाओ, ताकि डिजिटल काम होगा तो इनकम टैक्स वाले को टैक्स का हिसाब रखने में आसानी होगी। और कैश में तो कोई भी दबा देता पैसा को। तो इस लिहाज से इन लोगों ने कहा कि डॉलर को जो है पेपर करेंसी को लेके हम लोग किधर जाते हैं, डिजिटल करेंसी की तरफ, और इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका के पास सारा सिस्टम है, यानी हथियार वगैरह किसी को ख़रीदना है तो कहेंगे भाई डिजिटल करेंसी में पेमेंट कीजिए। फिर स्विफ्ट सिस्टम में भी जो है डिजिटल करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह को लगा देंगे। ये सारी चीज़ें, ये काम जारी और सारी है एक लिहाज से। लेकिन जब तक एक काम नहीं करेंगे तब तक ये डिजिटल करेंसी जो है वो मजबूरी वाली करेंसी नहीं होगी। अब हिस्ट्री मालूम है ना आपको, एक मरतबा क्या हुआ था कि डॉलर रातों रात सोना से भी अहम हो गया। कब? जब उसको किससे जोड़ दिया गया? ऑयल से। तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जो है डिजिटल करेंसी को जो है ऑयल से जोड़ दें, कि हम जाकर के बोलें सऊदी को कि अब जो भी आप तेल बेचेंगे वो डिजिटल करेंसी में बेचेंगे, और डिजिटल करेंसी का पूरा जो है पकड़ जो है वो अमेरिका का है। तो अब क्या हो गया है कि लेकिन दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई है, वो अमेरिका की कोई बात मानेगा नहीं। तो अब उसके लिहाज से उन लोगों ने कहा कि ये लोग प्यार से मान ही नहीं रहे, तो चलो ऐसा करते हैं कि इन लोगों के तेल के वसाइल पे कब्जा ही कर लेते हैं। और कब्जा कर लेने के बाद जो है उस मुल्क पे जो बिल्कुल कॉलोनियल पावर की तरह जो है ऐसा ही नहीं कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने के बाद सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो ये कि जो कुछ भी आप बेचेंगे यहाँ पे, तो वेनेजुएला से तेल निकलेगा और समझ जाइए कि इंडिया को तेल खरीदना है, तो उसको बोल दीजिए कि भाई ये जो भी पेमेंट वगैरह करना है ना वो अमेरिका को कीजिए, यहाँ कीजिए। और फिर यहाँ से जो पैसा जमा होगा अमेरिका में, और फिर तेल की कीमत वेनेजुएला को मिल जाएगा, कुछ अमेरिका रखेगा, कुछ ज़्यादातर आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये पेमेंट सिस्टम जो है अमेरिका को दे दीजिए। ये लागू है अब इराक में, ये सीरिया में भी लागू होने जा रहा, जिसके वजह से समझिए कि जिस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था मोहम्मद अशरफ पे, उसको भी गले लगा लिया। अब इसमें जब ये कामयाबी मिल जाएगा कि वेनेजुएला वाले भी तैयार हो जाएंगे कि भाई तेल तो हम बेचते थे, पहले तो पाबंदी भी रहती थी लेकिन बिकता नहीं था, अभी तो खूब बिक रहा है, और उसका शेयर भी हमको भरपूर आ जा रहा, कम से कम 80% तो आ ही जा रहा, 20% अमेरिका रख ले रहा, तो ज़्यादा तो लॉस नहीं हो रहा। इसी तरह इराक को भी लग रहा कि हमको तो पैसा मिल ही जा रहा, सीरिया को भी लग रहा कि हमको भी पैसा मिल ही जा रहा। अब अगर ईरान का भी मामला आ जाता है तो अब आप समझ जाइए कि सिर्फ वेनेजुएला और ईरान को मिला देंगे तो 31% जो है ऑयल है दोनों के पास, और अरब वाले तो इनके हाथ में है ही। तो ये समझिए कि रशिया ही एक हार्ड चना रहेगा, तो ये चलो इसको आउटकास्ट भी कर दिया जाएगा। बकिया जितने भी ममालिक हैं, चाहे वेनेजुएला है या गल्फ़ कंट्रीज़ है या ईरान का अगर आ जाता है, इराक है और ये सारे हैं, इसके तेल के वसाइल पर कब्ज़ा कर लेंगे, और उसके बाद बस एक चीज़ कहेंगे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है,
पहले जैसे आप लोग जो है तेल की कीमत के तौर पर डॉलर को कबूल करते थे, अब यह है कि डिजिटल करेंसी को कबूल कीजिए और कुछ नहीं कीजिए। अगर इसमें कामयाबी मिल जाती है तो फिर लोगों के पास जो जमा पैसा है रिजर्व के तौर पर, वो क्या जमा है? डॉलर जमा है। अब वो जो है पहले डिजिटल करेंसी खरीदने के लिए डॉलर देंगे और डिजिटल करेंसी खरीदेंगे, तो किसका डिमांड बढ़ रहा है? डिजिटल करेंसी का। तो इसकी कीमत बढ़ेगी और डॉलर के जो है डिमांड कम होगा तो उसकी वैल्यू गिरेगी। गिरते गिरते समझ जाइए कि ये आधे पे भी आ सकता है डॉलर, और ये इसका जो है बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूर चला जाएगा। जब इसकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो वो कर्जा जो है फ़ौरन पेमेंट कर देंगे कि भाई आपका हमारे यहाँ कितना कर्जा था? 10 लाख डॉलर, ये पकड़िए जल्दी से। अब इसकी कीमत ही जो है वैल्यू कम हो गई है। तो ये समझिए कि मैं इशारा आपको बताया कि ये इन लोगों का गेम प्लान है कि जिस तरह से हम लोग जो है डॉलर को जो है बैकिंग दिए थे सोना के ज़रिए से, लेकिन एक वक्त आया कि सोना हम नहीं दे सकते थे क्योंकि डॉलर हम ज़्यादा छाप लिए थे, तो हमने मना कर दिया। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ रिवोल्ट ना हो जाए तो उसके लिए हमने एक चोर दरवाज़ा जो है निकाले थे कि डॉलर को जो है अटैच कर दिए थे पेट्रोल के साथ। तो अब फिर जो है डॉलर हम लोग इतना छाप दिए हैं, इतना कर्जा हो गया है कि हम लोग इसको अदा ही नहीं कर सकते। तो अब हम लोग को फिर एक चोर दरवाज़ा निकालना पड़ेगा कि पेपर करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी से इसको पेट्रोल वगैरह को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब ये ममालिक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके वसाइल पर कब्जा करके ऐसा करना पड़ेगा। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बता सकते हैं। तो ये बात जो है, ये मैं थ्योरी जो पेश किया हूँ, ये समझे कि कोई मामूली बात आदमी नहीं पेश किया है। ये रशिया का जो पुतिन का मेन एडवाइज़र है, वो उसने पेश किया है कि देखो इन लोगों का ये गेम प्लान है। इसीलिए उन्हीं ममालिक को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसके पास तेल है। तो ये अगर एक मरतबा कामयाब हो गया तो फिर समझ जाओ कि पूरी दुनिया के डॉलर जितना भी रखे हुए हैं ना, वो आधे से भी ज़्यादा उसके वैल्यू कम हो जाएगी। तो कभी कभी क्या रहता है ना कि इन्फ्लेशन की मार बहुत ख़तरनाक हो जाती है। अभी समझ जाइए कि अगर आप जो है 100 रुपया में 10 कलम खरीदते हैं, 10 रुपये एक कलम है तो 100 रुपये में 10 कलम खरीदते हैं। अब ये 5 साल के बाद क्या होगा कि ये 100 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, कलम वही रहेगा, लेकिन 100 रुपया में अगर आप 10 कलम खरीदने जाएंगे तो कहेंगे अरे भाई ये नहीं, आप यही कलम जो है ना, ये पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो आपको जो है यही कलम जो है 5 ही मिल पाएगा, ये 20 रुपये हो गया होगा। कलम वही है लेकिन इसकी कीमत बढ़ गई होगी। तो आपके पास 100 रुपया है, आप सोचेंगे 100 रुपया में यही कलम 10 खरीदें, आप जाएंगे मार्केट तो आप 5 ही लेकर के आएंगे, तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो है जो है समझ जाइए कि करेंसी की वैल्यू कम होती रहती है, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक, एक तो नेचुरल कम होती रहती है, ज़माना बढ़ता रहता कम, एक जो है आर्टिफिशियल कम करना रहता है, तो उसके लिए इन लोगों ने ये प्लानिंग बनाया है। तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब से आया है बिटकॉइन ये वो फलाने का वो करता रहता है। तो ये अगर ईरान में अगर इसको कामयाबी मिल गई तो इसराइल तो पूरा मिडिल ईस्ट ग्रेटर इसराइल की तरफ जो ज़मीन कब्जाने की तरफ चला जाएगा, और ये जो है तेल को लेकर के फिर ये देखिएगा बिटकॉइन की तरफ जो है भागना शुरू होगा। तो फिर मुझे याद कीजिएगा कि काश कि मैं इस क्लास का हिस्सा हो गया होता। जज़ाकल्लाह।